श्लोक नंबर 152। 152 में शुक्र दोष के पथ्योपचारण बोला है। सर्पी पयोरसम शाली यव गोधूम षष्टिका प्रशस्ता शुक्र दोषेषु बस्ती कर्म विशेष्यते। नेक्स्ट श्लोक नंबर 154। क्लैब्य का वर्णन। बीज ध्वजोपघातम जर और शुक्र क्षया, चार प्रकार के हमने क्लैब्य का वर्णन किया है। तो चरक के अकॉर्डिंग चरक ने नपुंसक और क्लैब्य, नपुंसक और क्लैब्य दोनों चार चार माने हैं। और सुश्रुत ने नपुंसक 5, सुश्रुत ने नपुंसक 5 और क्लैब्य जो है 6 माने। चक्रपाणी क्लैब्य 8 मानता है। चक्रपाणी क्लैब्य 8 बताते हैं। श्लोक नंबर 161। बीजो उपघातज नपुंसकता के लक्षण। अल्प प्राणो अल्प हर्ष प्रमदासु भवे नरम, ये बीजोपघातज क्लैब्य का लक्षण। श्लोक नंबर 167। ध्वजभंग, ध्वजभंग का मतलब है चोट लगना। बोलते हैं काष्ठ प्रहार निष्पेषाद शुकाना अति सेवनात्, ये कारण दिए हैं, इनके कारण अगर मूत्रेंद्रिय में कोई चोट लगती है तो उसको बोलते हैं ध्वजभंग। नेक्स्ट आना है श्लोक नंबर 170। ध्वजभंग का लक्षण दिया है पुलाक उदक संकाशम श्रावम श्याव अरुण प्रभम, IMPA। पुलाकोदम श्रावम। नेक्स्ट अंडरलाइन करना है श्लोक नंबर, ये 2-3 लाइनें छोड़ के नीचे देखो। चिराच पाकम व्रजति शीघ्रम वाथम प्रमुंचते जायन्ते कृमिश्चपि क्लिदते पूति गंधश्च। ध्वजभंग में या तो बड़ी देर के बाद पाक होता है या बड़ी शीघ्र ही पाक को प्राप्त कर लेता है। कई बार कृमियां पड़ जाती हैं और कृमियों के बाद उसमें पूतिगंध या क्लिन्नता आना शुरू हो जाती है। एवं पंचविधम केचितम ध्वजभंग प्रशिक्षते, कुछ आचार्य ध्वजभंग को 5 प्रकार का भी मानते हैं। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे ध्वजभंग कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। श्लोक नंबर 177। वृद्धावस्थाजन्य नपुंसकता जघन्य मध्यम प्रवरम वय त्रिविधम उच्यते, 3 प्रकार की वय मानी जाती हैं। जघन्य हीन, मध्य और प्रवर, ये 3 भागों में बांटा है। ये देखो यहाँ आयु को 3 भागों में बांटा गया है, जघन्य मध्य और प्रवर। अति प्रवयसाम शुक्रम प्रायसा क्षीयते निर्णाम, लेकिन अधिक प्रवर अवस्था में, प्रवय अवस्था में, वृद्धावस्था में शुक्र जो है बड़ा ज़्यादा क्षीण हो जाता है। प्रायसा क्षीण शुक्रम प्रायसा क्षीयते निर्णाम, वृद्धावस्था में शुक्र की क्षीणता मानी गई। श्लोक नंबर 184। कुछ खास क्वेश्चन नहीं आने यहाँ से, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ के आगे निकलना है। श्लोक नंबर 184। रसम क्षय नपुंसकता का निदान और लक्षण बताते हुए कहते हैं रसम प्रधान धातु ही क्षीयते आशु तत्व निर्णाम। आपको पता है रस जो है वो प्रधान धातु है, अगर यही क्षीण हो जाएगी तो ऑब्वियस है रक्तादि क्षीयते धातुस्तत देहिना, उत्तरोत्तर रक्तादि धातुओं भी क्षीणता को प्राप्त होंगी। शुक्र अवसान स्तेभ्यो अपि शुक्रम धामम परम मतम, शुक्र की प्रशंसा करते हुए कहते हैं सभी धातुओं में उत्कृष्ट धातु जो है शुक्र है। तस्मात् क्षीयते शुक्रम ततम प्राप्नोति संक्षयम, और नीचे वाली लाइन में अंडरलाइन कर लेना, शुक्रात् तस्मात् विशेषण रक्ष्यम आरोग्यम इच्छता, आरोग्यता की इच्छता करने वाला व्यक्ति को संयम पूर्वक शुक्र का रक्षण करना चाहिए। रेफरेंसेस है सारे, इसमें इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस हैं 185 नंबर श्लोक ये वाला और लास्ट श्लोक नंबर 188। 188 में क्लैब्यम तो असाध्यम द्वे ध्वजभंग क्षयोद्भवे, 2 प्रकार के क्लैब्य असाध्य कहे गए हैं, एक ध्वजभंग वाला और दूसरा क्षयोद्भवम। ध्वजभंग
और क्षयज जो है दोनों असाध्य माने गए। बदंती शेफश छेदाद वृष्णो उत्पाट्यते च। और असाध्य वो भी होते हैं जिसमें शेफ में छेदन हो जाए, कट जाए, या वृषणों का उत्पाटन हो जाए। कंडीशन बताई है कि ये भी असाध्य है। और असाध्य बताते हुए श्लोक नंबर 190 की सेकंड लाइन है, एतो तो असाध्यम व्याख्यात सन्निपात समुच्चया। बाकी भी असाध्य हैं अगर वो सन्निपातज को प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 193 चिकित्सा में बता रहे हैं इनके, बस्ती क्षीर सर्पी विश्व योगाश्चय मता रसायन प्रयोगाश सर्ववातेन प्रयोज्यते सर्वाने सर्वाने तान प्रयोज्यते। रसायन प्रयोग वृश्य क्षीर सर्पी बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। और साथ में दैव विपाश्य चैव भेषजम अभिचारजे, अभिचारज कलैब्य में दैव विपाश्य चिकित्सा की जाती है। इसमें कुल मिलाकर के चिकित्सा है बस्ती, ऐसे कर लो राउंड, क्षीर सर्पी, वृश्य योग मतलब बाजीकरण, रसायन और दैव विपाश्य चिकित्सा। श्लोक नंबर 196 क्लैब्य के चिकित्सा सूत्र में कहते हैं, आईएमपी है, सुस्निग्ध स्विन गात्र से स्नेह युक्त विरेचनम। ऐसी ऐसी रेफरेंसेस पक्षाघात में, कामला में, तमक में भी मिलती है। और साथ में क्लैब्य में भी कहते हैं सुस्निग्धम स्विन गात्र से स्नेह युक्त विरेचनम। श्लोक नंबर 198 एक और क्वेश्चन आया था, बीजोपघातज क्लैब्य में चिकित्सा क्या की जाती है? बाजीकरण योग, ये पूर्व या सिंपल बाजीकरण योग ही अंडरलाइन करो, क्वेश्चन मार्क लगा लो। बाजीकरण योग जो है वो क्लैब्य की चिकित्सा बताई। श्लोक नंबर 200 ध्वजभंग क्लैब्य की चिकित्सा में स्नेहपानम कुर्वीत स्नेहनम च विरेचनम सस्नेहनम च विरेचनम। और नेक्स्ट है अनुवासनम तत्कुर्यात आस्थापन पुनः। इन्होंने बोला ध्वजभंग में भी हमें स्नेहपान करने के बाद स्नेहन, विरेचन, अनुवासन और आस्थापन वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। और ध्वज भंग हुआ इसलिए व्रणवच क्रिया सर्वा तत्रम कुर्यात विचक्षणम। और जो व्रण है उसका उपचार व्रणवत क्रिया की तरह ही करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक नंबर 202-203 जरा संभवे क्लैब्यम क्षयजे चैव कार्य। जराजन्य और क्षयज में क्या चिकित्सा करनी है? आईएमपी मार करना है। क्षीर सर्पी वृश्य योग बस्तेश चैव यापनम, यापन बस्ती का प्रयोग करना। बाकियों में अनुवासन और निरूप बस्ती का जिक्र था, लेकिन यापन बस्ती का जिक्र है जराजन्य और क्षयजन्य क्लैब्य। जराजन्य क्षयजन्य क्लैब्य में क्षीर सर्पी प्रयोग, बस्ती, यापन बस्ती। सुश्रुत ने उपदंश 5 प्रकार के बोले। सुश्रुत ने उपदंश के भेद 5 दिए हैं और क्लैब्य जो है 6 दिए। 6 में भी उन्होंने 4 साध्य बोले हैं प्लस 2 असाध्य बोले। सुश्रुत ने 4 साध्य क्लैब्य बोले हैं। साध्य क्लैब्य हैं अतिमैथुन, वेग धारण, मानसिक, शुक्र क्षय। ये 4 प्रकार के क्लैब्य जो हैं वो साध्य हैं, 2 असाध्य हैं, सहज,
मेड्र रोगजन्य, मेड्र रोगजन्य, दो जो हैं वो असाध्य हैं। श्लोक नंबर 207 प्रदर के निदान में देखो, नेक्स्ट टॉपिक है प्रदर। प्रदर के निदान में अत्यर्थम सेवतम नारी लवण अमल गुरु कटु विदाही स्निग्ध पिशितानि च। नेक्स्ट लाइन करनी है, रक्तम प्रमाण उत्क्रम्यम गर्भाशयगतम शिरम रजोवाही समाश्रितम रक्त आद्य तद्रक्तज तद्रज। ये बोलते हैं कि रक्त जो है वो अपने प्रमाण में बढ़ जाता है और गर्भाशयगत शिराओं में आता हुआ रज को समाश्रित करके रक्त स्वरूप में बहाता है। यस्मात् विवर्थे आशु रस भावान विमानता तस्मात् अश्रिग्धरम प्राहुर इंतर अंतंतर विशारदा। और उस बड़े हुए रक्त को ही, यहाँ रस शब्द प्रयोग किया हुआ ये रज के लिए है, उस बड़े हुए रज को ही विद्वान लोग जो है अश्रिग्धर मानते हैं, रस स्वरूप रक्त को ही अश्रिग्धर मानते हैं। रज प्रदीप्ति यस्मात् प्रदरस्तेन सस्मितम, और इसी रज को प्रदर भी कहा जाता है। ठीक है, इसी रज को प्रदर भी कहा जाता है। इसी रज को प्रदर भी कहा जाता है। नेक्स्ट श्लोक पे देखो, श्लोक नंबर 210 प्रदर रोग का वर्णन बताते हैं। प्रदर रोग 4 प्रकार के भेद हुए। प्रदर जो है चरक के अकॉर्डिंग 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? चतुर्विधम व्यासस्तु वाताध्यो सन्निपात, मतलब वात पित्त कफ और सन्निपातज भेद से 4 प्रकार के प्रदर बोले। साइड में लिखना है रज प्रवर्तन काल। रज प्रवर्तन काल चरक के अकॉर्डिंग 5 दिन का होता है। सुश्रुत एवं बाघभट 3 दिन बोलते हैं। सुश्रुत एवं बाघभट 3 दिन बताते हैं। हारीत के अकॉर्डिंग 7 दिन, और हारीत और भेल दोनों 7 दिन का बताते हैं। रज प्रवर्तन काल का मतलब होता है पीरियड का टाइम कितना है, ब्लीडिंग कितने दिन होती है। चरक के अकॉर्डिंग 5 दिन, सुश्रुत बाघभट के अकॉर्डिंग 3 दिन, और हारीत भेल के अकॉर्डिंग 7 दिन। श्लोक नंबर 292 पे आना, वातज प्रदर का निदान और लक्षण। IMP मार्क करना है। क्वेश्चन आया था किंचुक उदक संकाशम सरजम व आत्म निरोजम, किंचुक के समान श्राव कौन से प्रदर में होता है। श्लोक नंबर 213 में देखो, कटी वंक्षण हृदय पार्श्व पृष्ठ शोणिशम मारुत, और इन प्रदेश में दर्द होता है। पृष्ठ शोणिशो वायु कुपित होता है और कुरुते वेदना। और एक बार क्वेश्चन आया था किंचुक, क्वेश्चन मार्क लगाना है इसमें, किंचुक उदक संकाशम जो है श्राव कौन से प्रदर में देखने को मिलता है। माधव बोलते हैं वातज में, माधव के अकॉर्डिंग वातज प्रदर में पिशितोदक की तरह। पिशितोदक, पिशित होता है मांस, मांस के धोने की तरह। उदक होता है पानी, पिशित को पानी से धोने पर जैसा श्राव होता है उसकी तरह श्राव जो है देखने को मिलता है वातज। नेक्स्ट आओ, श्लोक नंबर 215, श्लोक नंबर 215 पित्तज प्रदर का निदान संप्राप्ति में लिखते हैं, नितांत रक्तम स्रवति मुहुर्मुहु अथा अर्तिमान, लगातार जिसमें श्राव बनता हो और बार बार आरती होती हो, पित्तज प्रदर का। माधव इसमें बोलते हैं, इसमें छोड़ दो, माधव के अकॉर्डिंग वातज का लिखना है। श्लोक नंबर 217 कफज प्रदर में लास्ट अंडरलाइन करनी है, घनम मंद रुजा करम। नेक्स्ट आना श्लोक नंबर 222 में त्रिदोष प्रदर का निदान लक्षण। IMP है दुर्गंधित पिच्छिल पीत विदग्धम पित्त तेजसा। 223 में वसा मेद याव सिद्धि समुपाध्याय वेगवान सृजते अपत्य मार्गेण सर्पी मज्जा वसापम। डार्क अंडरलाइन क्वेश्चन मार्क। किस प्रदर में श्राव जो है वो घी मज्जा बसा की तरह होता है, ऐसे क्वेश्चन आया था।
और ये त्रिदोषज प्रदर जो है वो असाध्य माना गया। त्रिदोषज प्रदर असाध्य। श्लोक नंबर नेक्स्ट। असाध्य प्रदर के लक्षण में कहते हैं तृष्णा दाह ज्वरान्वितम क्षीण रक्ता दुर्बला, रक्त क्षीण हो चुका हो, दुर्बल हो, तृष्णा दाह ज्वर के साथ असाध्य प्रदर समझना चाहिए। श्लोक नंबर 225। शुद्ध आर्तव के लक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। देखो पूछने के तरीके बताता हूँ आपको। मासान निपिश दाह आरती पंचरात्र अनुबंधी। शुद्ध आर्तव वो होता है जो कि 5 रात्रि तक बना रहता है। जब भी मैंने अभी लिखवाया आपको, रज प्रवर्तन काल जो है चरक के अकॉर्डिंग 5 दिन का है। यही इन्होंने बताना चाहा इन्होंने कि जो 5 रात्रि तक बना रहे। नैव अति बहु न अत्य अल्पम आर्तम शुद्ध आदिशेत। सभी आचार्यों के अकॉर्डिंग जब आप सुश्रुत पढ़ेंगे तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी शुद्ध आर्तव का लक्षण आपने याद रखना है। अगर विमर्श में दिया है तो उसको अंडरलाइन करना है, क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं इसमें कि ये लाइन उठा के पूरी पूछते हैं किस आचार्य ने बोली है। चरक बोलते हैं जो ना अधिक बहुत हो ना अधिक अल्प हो, ऐसा आर्तों को शुद्ध माना चाहिए। गुंजा फल सवर्णम पद्या अलतक सन्निभम। पद्य होता है कमल का फूल, अलतक होती लाक्षा। इंद्र गोप संकाशम आर्तम शुद्ध आदिशेत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके, कई बार पूछे। नेक्स्ट आना है, यहां पर साथ ही लिख लो। श्राव काल में वात कुपित होता है। ऋतु काल में कफ प्रकोप है। और ऋतु व्यतीत काल में पित्त कुपित होता है। पित्त का प्रकोप होता है। ऋतु व्यतीत काल में पित्त का प्रकोप होता है। श्लोक नंबर 227। चतुर्विध प्रदर की चिकित्सा अंडरलाइन करना है। योनिनाम वातलाध्याम यद युक्त इहि भेषजम। जो वातलाध्य योनि व्यापदों की चिकित्सा बताई है, एक वो रक्त अतिसारणम, दूसरी रक्त अतिसार की तरह, शोणित पित्त की तरह और रक्त अर्श की तरह। 3 प्रकार की चिकित्साएं बताई हैं। कुल 4 प्रकार की हैं। 4 प्रकार की प्रदर की चिकित्साएं इस प्रकार हैं। एक तो योनि व्यापद, रक्त अतिसार, शोणित पित्त और रक्त अर्श की तरह चिकित्साएं करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है स्तन्य दोष की चिकित्सा। सूत्र में हमने स्तन्य दोष पढ़े हैं। कुल 8 प्रकार के क्षीर दोष होते हैं, उन्हीं को ही स्तन्य दोष भी कहते हैं। स्तन्य दोष जो हैं 8 प्रकार के, चरक सूत्र 19 में पढ़े। हारीत के अकॉर्डिंग 5 होते हैं। हारीत के अकॉर्डिंग क्षीर दोष होते हैं 5। इसका निमोनिक आप लिखना गाउका, GAUKA। हारीत बोलते हैं। गाउका जो है वो 5 प्रकार के क्षीर दोष। जी से डिकोड करना घन, ए से अमल, यू से उष्ण, के से लिखो क्षार और दूसरे ए से अल्प। घन, अम्ल, उष्ण, क्षार और अल्प। हरित के अकॉर्डिंग क्षार दुग्ध सेवन से नेत्र रोग होते हैं। क्षार दुग्ध का सेवन किया जाए तो उससे नेत्र रोग होते हैं। क्या होते हैं? नेत्र रोग। मृदु दुग्ध जो है वो उत्तम माना है। मृदु दुग्ध उत्तम, मृदु दुग्ध जो है वो उत्तम माना है। श्लोक नंबर नेक्स्ट 237।
श्लोक नंबर 237। दोष अनुसार स्तन्य दोष। वैरस्य फेन संघात रोक्षम चेत अनिलात्मके पित्तात वैवर्ण दुर्गंध्य स्नेह पिच्छिल गौरवम कफात भवती। अगर आप चार्ट में देखें तो वात से वैरस्य, फेन संघात और रोक्ष 3 दोष मिलते हैं। पित्त से विवरणता दुर्गंधता और कफ से स्निग्धता पिच्छिलता गौरव। याद रखने के लिए वात से बर्फ, वैरस्य, रोक्ष, फेन संघात और कफ से जीपीएस गौरवता पिच्छिलता स्निग्धता। ये दुग्ध में दोष मिलते हैं। दोष अनुसार स्तन्य दोष हैं। वात के कारण वैरस्य, फेन संघात और रोक्ष। सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे आपसे पूछ सकते हैं विवरणता किस दोष से बनती है। पित्त से 2 ही याद रखने हैं, विवरणता और दुर्गंधता। श्लोक नंबर नेक्स्ट आना है 239। काश्यप में भी पढ़ा होगा आपने। अब विरसता से क्या होता है? विरसता से कृषि भवती, बच्चा कृष हो जाता है। दूसरा लिखना है न च अस्य सौदते क्षीर कृच्छेण विवर्धति। क्षीर में स्वाद भी नहीं आता है, अच्छा भी लगता है और बड़ी कठिनाई से विकास हो पाता है। दूसरा है, दूसरा अंडरलाइन करना है आपने, फेन संघात। अलग से भी लिख सकते हैं। फेन संघात से क्या होता है? तत्व कृच्छात प्रवर्तते, बड़ी कठिनाई से दूध निकल पाता है। साथ में शीर्ष रोग और पीनस होते हैं। अगर फेन संघात होगा तो शिरोरोग और पीनस रोग जो है वो देखने को मिले। नेक्स्ट है रुक्षता। रुक्षम तत्व पिबेत रोक्षयात बल क्षय। क्वेश्चन बन सकता है कि किस गुण की वजह से बालक का बल ह्रास होता है? दुग्ध के रुक्ष गुण से। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर पित्तज क्षीर दोष। पित्तज के 2 ही गुण हैं, एक है विवरणता और दूसरा है दुर्गंधता। दुर्गंधता विवरणता से क्या होता है? स्यात् तृष्णा भिन्न बिट शिशु। एक तो प्यास लगती है, दूसरा अतिसार शुरू हो जाता है। भिन्न बिट मतलब अतिसार। नित्य उष्ण शरीरस्य न अभिनंदती तम स्तनम। उसको उसका शरीर हमेशा गर्म रहता है और उसे दूध पीने में अच्छा नहीं लगता। दुर्गंधता से क्या होता है? पांडु और कामला, अंडरलाइन करना। पांडु आमेस्त पिबेत कामला। दुर्गंधित दुग्ध से पांडु और कामला बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है कफज क्षीर दोष। श्लोक नंबर अंडरलाइन करना है। सबसे पहले स्निग्धता, स्नेहान्वितम। स्निग्धता से छर्दी, लाला, छर्दी, लाला स्राव, उसके आगे अंडरलाइन करो श्वास कास। श्वास कास अंडरलाइन कर लो। प्रसेक और तमकान्वितम, ये सब अंडरलाइन करो ना। देखो कुछ डिजीज आप अलग से लिख सकते हैं। अगर दुग्ध में स्निग्धता होगी उससे छर्दी होगी, लाला स्राव होगा, अति निद्रा होगी, निद्रा कलम वगैरह, श्वास कास और प्रसेक तमकान्वितम, तमक श्वास भी होता है। दूसरा गुण होता है पिच्छिल, स्तन्य पिच्छिल कुरुत। अगर पिच्छिल होगा तब क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? लालालु, शून वक्त्र अक्षी जड़ितम, लाला शून अक्षी वक्त्र अक्षी जड़, इतने अंडरलाइन करना। तीसरा गुण है गौरवम, यहां पर लिखा क्षीर गौरवम। अगर गौरव गुण होगा तो हृदय रोग होगा, बालकों में हृदय रोग देखने को मिलेंगे। भाव प्रकाश और योग रत्नाकर बोलते हैं, ऊपर लाइनें लिखनी है। भाव प्रकाश एवं योग रत्नाकर बोलते हैं स्त्रियों को
हर माह, स्त्रियों को हर माह में रजस्राव होता है। रजस्राव होता है। शरीर की सभी दोष धातुएं शुद्ध होती हैं, इसलिए शरीर की सभी दोष धातु शुद्ध होते हैं और प्रमेय नहीं होता। और स्त्रियों को प्रमेय नहीं होता, ऐसे भाव प्रकाश और योग रत्नाकर दोनों बोलते हैं। योग रत्नाकर एक और लाइन बताते हैं, कंसेप्ट देते हैं प्रमेय के लिए। अन्नपान विशेष एवं दोष दूष्य क्रम के कारण स्त्रियों को प्रमेय नहीं होता। अन्नपान विशेष एवं दोष दूष्य क्रम के कारण स्त्रियों में प्रमेय नहीं होता। स्त्रियों में प्रमेय नहीं होता। श्लोक नंबर 152। स्तन्य दोष में चिकित्सा में बताते हैं, तत्रादो स्तन्य शुद्धार्थ धात्री स्नेह उपादितान। ये धात्री जो है ना, धात्री बोलते हैं स्तन्य शुद्ध करने के लिए सबसे पहले धात्री को शुद्ध करना चाहिए, स्नेहन स्वेदन धात्रिय करना चाहिए। विविधैर वैद्यम वमन उपादित, उसके बाद वमन करवाना चाहिए। वमन किससे? वचा प्रियंगु अष्टयाहा फल वत्सक सर्पशप। ड्रग्स याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्तन्य दोष की चिकित्सा में सबसे पहले धात्री को ही स्नेहन स्वेदन करवा के उसका वमन करवाया जाता है। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 263। एक बार क्वेश्चन आया था यहाँ से, पंचकोल कुलथ है पिष्टैर आलेपित स्तनों। पंचकोल और कुलथ का लेप जो है स्तन में किस व्याधि में करना चाहिए? बिरस में उपचार। अगर दुग्ध का रस बिरस हो तो पंचकोल का लेप जो है वो लगाया जाता है। श्लोक नंबर 269। रुक्ष क्षीर में चिकित्सा देखो, षड विरेचन आश्रितीय औषध है, स्तन्य शोधन है, रुक्ष क्षीर पिबेतम क्षीर तैरवा सिद्ध घृतम पिबेत। जो षड विरेचनी अध्याय में दुग्ध शोधक द्रव्य बताए गए हैं, स्तन्य शोधन जो गण बताए गए, उनका प्रयोग करना चाहिए रुक्ष क्षीर की चिकित्सा में। और पूर्वम जीविकी आध्यम पंचमूल प्रलेपम, और जीविकी आध्य प्रलेप का प्रयोग किया जाता है। श्लोक नंबर 278। सभी की चिकित्सा जरूरी नहीं है, किसी किसी की जो ऊपर पहले वाली बताई वो कर लेनी है, बाकी सारी नहीं करनी। पिच्छिल दूध की चिकित्सा में तक्कर अरिष्ट का प्रयोग करना चाहिए। पिच्छिल दूध में तक्कर अरिष्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बाल रोग चिकित्सा। दोष दुष्य मलाश्चय महता व्याध्यश ये त एव सर्वे बालाना मात्रात्व अल्पतरमता। मात्रात्व अल्पतरमता। जो दोष दुष्य मल महता व्याधि बड़े लोगों की व्याधियों में होते हैं, सभी वही बालकों में होते हैं, बस थोड़ी सी उनकी मात्रा कम होती है। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 285। बालकों के शोधन और शमन में चिकित्सा बताते हुए कहते हैं, भेषजम स्वल्प मात्रम तु यथा व्याधि प्रयोज्यते। बालकों में स्वल्प मात्रा में व्याधि के अनुसार भेषज का प्रयोग करना चाहिए।
मधुराणी क्षायाणी क्षीरवंती मृदुनी च प्रयुज्यत भिषक बाले। मधुर, क्षाय, क्षीरवंती, मृदु, है ना? बोलना चाहते हैं कि ऐसा ऐसी चिकित्सा करनी है या ऐसे दूध में डाल के देनी है जो कि मधुरानी क्षाय, ये क्षाय रस नहीं है, क्षाय मतलब होता है काढ़ा या क्वाथ, यहाँ पर ना मधुर क्वाथ हो, या दूध के साथ उसको मृदु बना करके देना चाहिए। मधुर द्रव्यों के साथ या फिर दूध में मृदु औषध जो है बच्चों को दी जाती है। श्लोक नंबर 286। अत्यर्थ स्निग्धम रुक्ष उष्ण अमल कटु पाकी च गुरु औषध अन्नपान न इतर बालेशु गर्हितम। जो अत्यर्थ स्निग्ध रुक्ष उष्ण अमल कटु गुरु औषध जो है बालकों के लिए हितकारक नहीं होती। श्लोक नंबर 288। श्लोक नंबर 288। चिकित्सा स्थान को रहस्य स्थान कहा जाता है। स्थान एतद्वित तंत्रस्य रहस्यम परम उत्तमम। चिकित्सा स्थान को रहस्य स्थान भी कहा गया है। नेक्स्ट आना है श्लोक नंबर, नेक्स्ट ये अस्मिन् सप्तदश अध्याय कल्प सिद्धि नासाध्यन्ते अग्निवेश तंत्रे चरक संस्कृते तानेन तान कपिल बल शोष दृढ़बल शेषान दृढ़बल करोति तंत्रास्य महर्थ पूर्णात यथात। ये सब आपको श्लोक में याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको पता है कि चरक जो है वो क्या है, अग्निवेश तंत्र है। चरक को अग्निवेश तंत्र कहा जाता है। अग्निवेश तंत्र, ये चरक क्या थे इसके प्रतिसंस्कर्ता। यहाँ इस श्लोक में चरक संस्कृते, चरक इसके क्या है, प्रतिसंस्कर्ता है। अग्निवेश तंत्र है, उसको चरक ने प्रतिसंस्कार किया और दृढ़बल जो है इसके संपूर्ण करता है। चरक को संपूर्ण किसने किया है, दृढ़बल ने किया है। और इसमें अस्मिन सप्तदश अध्याय कल्प सिद्धि, 17 अध्याय और कल्प सिद्धि किसने दिया है, दृढ़बल ने दिया है। स्टार्टिंग में बिल्कुल आपको लिखवाया है। दृढ़बल का योगदान क्या है चरक में, 17 अध्याय, 17 अध्याय प्लस कल्प स्थान प्लस सिद्धि स्थान। तो बचे जो चैप्टर हैं वो चरक ने दिए हैं। जो चरक ने क्या क्या दिया है, चरक ने पहले 8 फर्स्ट 8 चैप्टर प्लस माधव, MADAV, MADAV, M से मदात्य, A से अर्श, D से द्विवर्णीय, A से क्या अतिसार और V से विसर्ग। यही है ना, मदात्य, अर्श, द्विवर्णीय, अतिसार और विसर्ग। चरक के फर्स्ट 8 चैप्टर और माधव, ये चरक की देन है। बाकी बच्चे ये कुल हुए 13, 8 5 13। और ये जो हम स्टार्टिंग में लिखवा देते हैं यहाँ पर इन श्लोकों में बताया है। एक एडिशनल लाइन लिखनी है आपने, इस टॉपिक से नहीं है पर साथ में लिख लो, इस साइड में लिख लेना चाहे। मधुकोश, हारीत एवं योग रत्नाकर। मधुकोश, हारीत प्लस योग रत्नाकर ने उपदंश जो है वो दोनों को माना है। स्त्रियों में भी होता है प्लस पुरुषों में भी होता है। उपदंश स्त्रियों में भी होता है और पुरुषों में भी होता है। दृढ़बल को कपिल बल का पुत्र बोला गया है। श्लोक में देखेंगे तो यहाँ पर दृढ़बल को
कपिल बल शेषान निर्बल प्रवृत्ति, कपिल बल के पुत्र के लिए कहा गया। श्लोक नंबर 291। 291 की सेकंड लाइन देखो, दोष दुष्य निदान विपरीतम हितम ध्रुवम। जो दोष दुष्य निदान है उसके विपरीत ही चिकित्सा का उपसंहार होता है। चिकित्सा हमेशा वैसे ही होती है, दोष दुष्य निदान के विपरीत चिकित्सा जो है वो करनी चाहिए। श्लोक नंबर 293, सम्यक योग की चिकित्सा। देश काल प्रमाण सातम्य असातम्य चैव ही सम्यक योग, अन्यथा दोषाम पथ्य अपथ्य अन्यथा भवे। अगर देश काल प्रमाण के अनुसार चिकित्सा की जाएगी उसे सातम्य कहेंगे, नहीं तो उसके उल्टा असातम्य। सम्यक योग होगा तो पथ्य काउंट होगा और असम्यक अन्यथा वो अपथ्य होगा। अगर सम्यक प्रयोग करेंगे तो पथ्य कहलाएंगे, जो पथ्य होता है वही उसी से सम्यक प्रयोग होता है, ये बोलने का मतलब है, और जो अपथ्य है उससे असम्यक योग होता है। नेक्स्ट नाम है काल अपेक्षणी सम्यक योग। ऊपर 295 में देखो, आस्य आमाशय स्थान ही रोगान। जो आस्य होता है मुख, मुख से दी हुई औषध आमाशय के स्थान तक पहुंचती है। नस्त शिरोरोगान, नस्य से दी हुई रोग दवाई शिर रोगों को हरती है। गुद पक्वाशय स्तम हन्यातु उत्तम औषधम, गुद से दी हुई औषध पक्वाशय के रोगों को। शरीर अवयव उत्थेषु विसर्प पीड़िकाशु यथा देश प्रदेश शमनम स्याद विशेषात। और विसर्प पीड़िकाओं में दवाई जो है अवयव के पर्टिकुलर उसी स्थान पे लगानी चाहिए, या लगाई हुई दवाई जो है वो विसर्प पीड़िका मतलब स्किन रोगों को शमन करती है। श्लोक नंबर नेक्स्ट, दिन आतुर औषध व्याधि जीर्ण लिंग उत्क्षेपाण कालम विधात। काल के अनुसार ही सम्यक योग, दिन आतुर व्याधि जीर्ण, ये इनके अनुसार भी औषध की कल्पना जो है करनी चाहिए। अनुपेक्षणी षड्विध काल है, इन 6 कालों का भी परीक्षा करनी चाहिए। 6 कालों की परीक्षा में 296 में देखो, कालों की परीक्षा से फायदा क्या है। पूर्वाहे वमनम यथा, वमन औषध की कल्पना करनी है तो पूर्वाह में करनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रातार निरअन्नो बलवान पिबेत भेषज लघु पथ्यान्नार युक्तम आध्यतु दुर्बलम। अगर बलवान रोगी है तो प्रातः बिना खाए हुए औषध देनी चाहिए, और अगर दुर्बल आतुर है तो भेषज लघु अन्न के साथ जो है वो देने का विधान है। इसलिए काल व्याधि की जो है ने करने को बोल रहा है, यानी एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि रोग की अपेक्षा दिन की अपेक्षा करनी क्यों चाहिए। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 298, IMP है भेषज काल दियो भुक्तादो मध्य पश्चात मुहुर्मुहु सामुदक भक्त संयुक्तम ग्रास ग्रास अंतरिम दश। चरक सुश्रुत ने लिखना है, चरक सुश्रुत ने भेषज काल 10 दिए हैं। बाघभट्ट ने भेषज काल 11, क्वेश्चन आता है बाघभट्ट का, वो भी अष्टांग संग्रह में। शारंगधर ने भेषज काल दिए हैं 5, अष्टांग हृदय ने 10, और काश्यप ने भी 10 भेषज कालों का वर्णन किया है। सभी के अकॉर्डिंग अगर आपने डिटेल में पढ़ना होगा तो शारंगधर के नोट्स में दिए हैं ये सारे, फिर भी यहाँ से सिर्फ आपने चरक चरक के पढ़ने। श्लोक नंबर 299 में देखो, 299 में क्वेश्चन आता है यहाँ से, अपाने विगुणे पूर्वम समाने मध्यम भोजनम। अपान विगुण हो तो खाना से पहले, समान में भोजन के मध्यम, व्याने तु प्रातर शीते उदाने भोजन उत्तरम। व्यान वायु में प्रातः जो है, प्रातः अशिते उदाने भोजन उत्तरम, भोजन से पहले व्यान वायु में प्रातः भोजन से पूर्व, सॉरी हाँ भोजन से पूर्व ना, भोजन उत्तर लिखा है इन्होंने, पर भोजन उत्तर यहाँ का मतलब है जब व्यान वायु विकृत हो तो प्रातः भोजन से पूर्व औषध देनी थी। व्याने प्रातः अशित
प्रातः अशित इतना है। उदाने भोजन उतरे, यहाँ से अंडरलाइन अलग करो ना। व्याने प्रातः अशित खाना खाने से पहले, और उदान वायु में भोजन के बाद। वायु प्राणे प्रदुष्टे तु ग्रास ग्रास अंतरे, क्वेश्चन मार्क। प्राण वायु में 2 बार क्वेश्चन पूछा है। प्राण वायु में ग्रास ग्रास अंतर पर औषध देनी चाहिए। श्वास काश पिपासु तो आचार्य मुहुर्मुहु, ये भी आईएमपी है। श्वास काश और हिक्का नहीं है, पिपासा है बेटो। श्वास काश और पिपासा में बार बार औषध देने का। सामुद्रिक हिक्कान देव, क्वेश्चन मार्क। हिक्का में सामुद्रिक औषध देनी चाहिए। सामुद्रिक का मतलब होता है भोजन से पहले भी और भोजन के बाद भी। क्वेश्चन आता है केवल, देखो ठीक है। प्राणवायु से क्वेश्चन आ सकता है, हिक्का से क्वेश्चन आ सकता है, और श्वास काश पिपासा से। नेक्स्ट लाइन करना है। लघु अन्येन संयुक्तम समुद्र तो औषध भोषजाय भोजेत विचित्रैन अरुचि हितम। अरुचि में भोजन जो है, अरुचि में कैसा करना चाहिए भोजन जो है, औषध को अपने मन स्वरूप भोजन के साथ जो है वो लेना चाहिए। हिक्का के बाद एक ही डिजीज है अरुचि। अरुचि में किस प्रकार से भोजन लेना है, जो आपको मनपसंद भोजन है उसके साथ औषध को मिला करके औषध ली जाती है। ये 10 जो है औषध के काल बताएं। आईएमपी बागभट्ट के अकॉर्डिंग, बागभट्ट ने निशा काल एवं निशा काल प्लस अंतर्भक्त काल दिया है। निशा काल और अंतर्भक्त काल का वर्णन सिर्फ बागभट्ट ने किया है। निशा काल एवं अंतर्भक्त काल। श्लोक नंबर 302 रेफरेंस के लिए पूछ सकते हैं चलिए। रोग अपेक्षम काल का सम्यक करो। ज्वरे पेय क्षायश्च क्षीर सर्पी विरेचनम षडहे षडहे देय कालम वीक्ष्य मानस, है ना। रेफरेंस के लिए पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि ज्वर पढ़ते ही आपको तीसरा चैप्टर याद आएगा, पर ज्वर से नहीं है ये। 30 चैप्टर में बोला है कि ज्वर के 6 दिनों तक हमें कुछ नहीं देना चाहिए। 6 दिन बीत जाने पर हमें कुछ देना चाहिए ज्वर के। क्या देना चाहिए ज्वर में 6 दिन बाद? पेय, कषाय, क्षीर सर्पी विरेचनम। ये जो प्रोसीजर है सारा का सारा ज्वर के 6 दिन बीत जाने के बाद या 6 दिन की परीक्षा करने के बाद ही प्रयोग में लाए जाते हैं। श्लोक नंबर 306 मुहुर्मुहुष रोगाणाम अवस्थानाम आतुरस्य च अवेक्षमाणस्तु भीष्म चिकित्साय न मुहुरिति। जो बार बार रोगी की अवस्था और रोग की अवस्था की अपेक्षा करता रहता है, वो भीषक चिकित्सा में किंतु मूड नहीं होता, भ्रमित नहीं होता। नेक्स्ट श्लोक में आओ। श्लोक नंबर 312 312 की लास्ट लाइन अंडरलाइन करना। जीर्णांते वातायः रोगायः जीर्ण माने तो पित्तजा। जब खाना पच जाता है, जीर्ण अंते, जीर्ण के अंत में वातज रोग, जीर्ण होते हुए पित्तज रोग, और भुक्त मात्रे श्लेष्माय तो लभंते प्रायशो बलम। और खाना खाते ही कफज रोग जो है, कफज रोग जो है वो जकड़ लेते हैं। श्लोक नंबर 134 लास्ट लाइन अंडरलाइन करनी। नैव अति बहु ना अत्यल्पम भैषज उपचारे। रोगी को ना अधिक औषध, ना ही अधिक भेषज, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम भेषज से उपचार करना चाहिए। मतलब मध्यम मात्रा से ही भेषज का प्रयोग करना चाहिए। श्लोक नंबर 1316 कुछ खास यूज नहीं होते, ऐसे ही छोटी छोटी लाइन है ना। क्वेश्चन जो पीछे बनने थे वो निकल चुके हैं। वाल्हिक पहलवाश्चीन शूलिक यवनीय का मास गोधूम माद्रिक शस्त्र
कौन से देशवासी क्या चीज़ लेते हैं? बाल्हिक जो है ये चीन के देशवासी यव वगैरह खाना अच्छा समझते हैं। मत्स्य सातवें प्राचीन देशवासियों को मछली खाना अच्छा लगता है। क्षीर सातवें सैंधवम, सैंधवी देशवासी दूध का प्रयोग करते हैं। प्राच्य होते हैं पूर्व वाले, आपने पता है उड़ीसा वगैरह वाले सब पूर्व के आते हैं। ये क्या मछली के साथ मछली ज़्यादा खाते हैं, सी शोर वाले बंदे हैं नहीं। सैंधव वाले जो है क्षीर का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। सिंध देशवासी, गुजरात वाले। अश्म कान्वितान का नाम तो तैल अम्लम सातवें मुच्यते, कंद मूल फलम सातवें विद्यानाम, मलय वासिनम सातवें दक्षिणम पे, मंथ उत्तर पश्चिमे। कुछ खास नहीं है, ऐसे छोड़ दो इनको, है ना। नेक्स्ट आओ। साथ में आशु बलम धत्ते नाति दोषम न बहपी, साथ में जो होते हैं वो जल्दी ही बल देने वाले और अधिक दोष को उत्पन्न करने वाले नहीं होते। नेक्स्ट श्लोक नंबर 322 वाली तीसरी लाइन में देखना है, 322 की तीसरी लाइन में। छर्दनी माक्षिक विष्ठा, छर्दी घनी माक्षिक विष्ठा और माक्षिक कैब तु वामेद। माक्षिक की विष्ठा जो है वो छर्दी का शमन करती है और माक्षिक जो है वो वमन करवाता है। ये विपरीत अर्थकारी चिकित्सा का एग्जाम्पल है। विपरीत अर्थकारी चिकित्सा। मधु जो है वैसे कफ का शमन करता है, लेकिन मधु ही वमन करवाता है और मधु की विष्ठा वमन शामक है। श्लोक नंबर 2326। चिकित्सा के पूर्व 10 विध परीक्षे, परीक्षे जो है वो 10 विध प्रकार के होते हैं। याद करने की जरूरत नहीं, 10 विध परीक्षे होते हैं, कुछ जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है 327 में, निवृत्तो अपि पुनर्व्याधि स्वल्पे नाइति हेतु, जब रोग मुक्त हो जाता है और थोड़ा ही रोग मुक्त होने पर, थोड़ा सा निदान पाने पर दोबारा सा रोग को उत्पन्न कर देता है या रोग का आक्रमण हो जाता है, इसलिए रोगों को जो है ना 10 विध परीक्षा करके उपचार किया जाता है। नेक्स्ट जो है श्लोक नंबर 329, कठिन्य उदना भावनाम दोषो अंत कुपितो महान, पथ्य मृदु अल्पता नीतो मृदु दोष करो भवे। अगर दोषों का प्रकोप जो है ना वो एक शरीर में हो जाए, उसके बाद उनका शमन भी हो जाए, लेकिन फिर भी अगर वो थोड़ा सा ही अल्प दोष प्राप्त करके ही दोबारा कुपित हो जाते हैं, तो ऐसे दोषों को जो है वो पथ्य का अभ्यास जो है वो करना चाहिए। पथ्य मृदु अल्पता नीतो मृदु दोष करो हुए। पथ्य जो है वो आहार सेवन करने पर मृदु और अल्प जो है वो दोषों को बना देता है। पथ्य और मृदु आहार का वर्णन किया हुआ रेफरेंस है, पथ्य और मृदु आहार के लिए बोली है। ये दोनों ही दोषों को अल्प कर देते हैं। वैद्य जीवक पथ्य के लिए कहते हैं, वैद्य जीवक पथ्य के लिए कहते हैं, पथ्य अस्ति गदम, पथ्य अस्ति गदम आतस्य किवम, लाइन लिखनी है, पथ्य अस्ति गदम आतस्य किवम औषध निजी वष्ठो, निजी वस्तु। ये बोलते हैं कि अगर जो पथ्य का सेवन करता है उसके लिए औषध की जरूरत ही क्या है। पथ्य अस्ति गदस आतस्य क्यों, और जो पथ्य का सेवन करता है उसमें रोगी आक्रमण नहीं करते, तो उसको औषध की जरूरत ही नहीं पड़ती।
श्लोक नंबर लास्ट है, लास्ट लाइन 340 में आओ। 340 नंबर श्लोक। यो हि सम्यक न जानाति शास्त्रम शस्त्र अर्थमेव च न कुर्यात् स क्रिया चित्र अचक्षुरुप चित्रकृतम। जो शास्त्र और शस्त्र को सही से नहीं जानता उसको चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। वो वैसी चिकित्सा है जैसे नेत्रहीन जो है वो चित्र की कल्पना करता है। लिखना शुरू करना आपसे थोड़ा सा आपने। चरक ने ध्वजभंग का वर्णन किया है। लिखना शुरू करना है। चरक ने ध्वजभंग का वर्णन किया है। ध्वजभंग का वर्णन किया है। सुश्रुत ने उपदंश का वर्णन किया है। सर्वप्रथम है ना, ऐसे लिखना, सर्वप्रथम। सर्वप्रथम वर्णन चरक ने ध्वजभंग का और सुश्रुत ने उपदंश का। माधव एवं भाव प्रकाश ने फिरंग का। फिरंग का वर्णन किया। योनि अर्श योनि अर्श का वर्णन किया सुश्रुत और बागवत ने। योनि अर्श का वर्णन किया है सुश्रुत एवं बागवत ने। योनि कंद, योनि कंद का वर्णन किया माधव ने। योनि क्षत का वर्णन, योनि क्षत का वर्णन किया है भाव प्रकाश ने। योनि स्वर्ण योग रत्नाकर। सूतिका रोग, सूतिका रोग का वर्णन किया काश्यप, माधव एवं भाव प्रकाश। सोम रोग का फर्स्ट वर्णन, सोम रोग का प्रथम वर्णन वंगसेन ने किया है। वंगसेन ने, और उसके बाद किया भाव प्रकाश ने। वंगसेन ने प्रथम और भाव प्रकाश ने उसके बाद। एक ऐसे साइड में परपटी लिख लो, बोल परपटी। बोल परपटी रक्त पित्त में प्रयोग होती है, रक्त पित्त में, और इसमें कंटेंट होते हैं पारद, गंधक एवं बोल चूर्ण। पारद, गंधक एवं बोल चूर्ण, और इनकी मात्रा होती है 1:1:2। डोज होती है इसकी 2 बल, 2 बल, और अनुपान होता है मधु शर्करा, मधु शर्करा। एक बल जो है इक्वल टू 3 रत्ती के बराबर होती है। एक बल जो है वो 3 रत्ती के बराबर माना जाता है। फिर लिखना है फिरंग रोग।
दूसरे में लिखना है फिरंग रोग। फिरंग रोग माधव एवं भाप्रकाश ने आगंतुक व्याधि मानी। माधव एवं भाप्रकाश आगंतुक व्याधि मानते हैं। फिरंग रोग के सिनोनिम है चंद्र कणक और गंध रोग। चंद्र कणक गंध रोग 3 प्रकार का होता है फिरंग रोग। इसके टाइप हैं बाह्य, अभ्यंतर, बाह्य अभ्यंतर। बाह्य अभ्यंतर और अभ्यंतर। निदान होता है फिरंग का फिरंग देश युवतियों प्रसंग। फिरंग देश युवती प्रसंग। बाह्य जो है वो साध्य होता है। अभ्यंतर कृच्छ साध्य। और जो दोनों हैं बोथ है वो असाध्य। अभ्यंतर फिरंग में आम वात की तरह पीड़ा होती है। अभ्यंतर फिरंग में पीड़ा होती है आम वात की तरह। उपद्रव होते हैं नासाभंग, कार्श्य और बल्क से। कार्श्य और बल्क से। चिकित्सा होती है रस कर्पूर का प्रयोग। रस कर्पूर का प्रयोग जो है वो श्रेष्ठ औषध है। चोक चीनी का प्रयोग। दूसरा चोक चीनी का प्रयोग होता है। तीसरा सप्तशाली का प्रयोग। सप्तशाली का प्रयोग। द्वीपांतर बचा। द्वीपांतर बचा का प्रयोग। और इसमें निषेध होता है नमक स्त्री सेवन। ठीक है। बाकी एक उपदंश है वो सुश्रुत में पढ़ेंगे हम। ऐसी उपदंश का वर्णन है वो सुश्रुत में पढ़ेंगे। ठीक है। एक सूती का रोग है काश्यप में पढ़ेंगे। योनि अर्श योनि कंद वगैरह माधव में पढ़ेंगे। ये सब हमने अलग अलग इसमें पढ़ेंगे। सोम रोग का वर्णन है वो भी हम भाव प्रकाश वगैरह में देखेंगे। ठीक है बच्चों आज के लिए ना।